हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्वागत है आपका यूपीएससी क्रॉनिकल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पिछले क्लास में हमने 18th सेंचुरी में अवध के इंडिपेंडेंट इमरजेंस के ऊपर बात की थी, जिसके साथ हमारी एक सेक्शन कंप्लीट हो गई सक्सेशन स्टेट्स की। आज की वीडियो में हम रिबेल स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे और हम देखेंगे कि इन रिबेल स्टेट्स की जो इमरजेंस थी वो किस तरह से हुई और इनकी मुगल्स के साथ किस तरह की रिलेशन थी। तो रियल एस्टेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि वैसे स्टेट्स हैं जो मुगल्स के साथ रिबेलियन करके इमरजेंस में आए। और इनमें 5 स्टेट्स हैं। मराठा मराठा स्टेट, सिख स्टेट, जाट स्टेट, रोहिला और बंगाश। ये 5 स्टेट्स हैं जो रिबेलियन स्टेट्स माने जाते हैं और ये मुगल के साथ रिबेलियन करके इमरजेंस में आए थे। आज की वीडियो में हम मराठा के ऊपर बात करेंगे। अब हम मराठा की बात करते हैं तो एक चीज हमें बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा कि मराठा की हिस्ट्री 3 सेक्शंस में हमें बांटना पड़ेगा। 3 सेक्शंस में हमें बांट के पढ़ना पड़ेगा। ये 3 सेक्शंस में मराठा की हिस्ट्री को हमें बांट लेना चाहिए। सबसे पहले जो पहली सेक्शन है उसकी टाइम पीरियड 1674 से 1713 तक। 1674 से 1730 तक पहली टाइम पीरियड है। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे छत्रपति की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। छत्रपति की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और इस टाइम पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी सेंट्रलाइज्ड है। काफी सेंट्रलाइज्ड है। 1713 के बाद से, 1713 से 1761 तक, 1713 से 1761 तक हम मराठा पॉलिटिक्स में, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में पेशवा की इंपॉर्टेंस देखते हैं। सो ये जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगी हमारी हमारी क्या हेडिंग हो जाएगी? वो हेडिंग हो जाएगी हमारी मराठाज अंडर पेशवास। इससे पहले मराठाज अंडर छत्रपति थे, जैसे हम शिवाजी देखते हैं, संभाजी देखते हैं, राजा राम देखते हैं। और तो वहाँ पे छत्रपति की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन 1713 से जब पेशवा की राइज होती है और पेशवा की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअली पेशवा के हाथों में आ जाती है। तो ये टाइम पीरियड है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पेशवाज के हाथों आती है और यहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत देखने को मिलती है। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है 1761 के बाद से 1800 में। 1800 तक, 1800 तक इसलिए क्योंकि 1800 में जब एक बार सब्सिडरी अलाइंसेज हो गई थी मराठा के कॉन्फिडरेसी के साथ, और उसके बाद एक बार फिर से सब्सिडरी अलायंस होने के बाद फिर से एक बार एंग्लो मराठा वार हुई। तो वो अलग अलग टाइम पीरियड में ये सारे इवेंट्स होते गए। इसलिए 1800s में जब मोटा मोटी ये थर्ड एंग्लो मराठा वार की जो एंड हुई थी, तो तब तक की हम यहाँ पे बात करेंगे। इसलिए 1800 मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट ईयर मैंने आपको नहीं बताया है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये है कॉन्फिडरेसी की राइज, मराठाज अंडर कॉन्फिडरेसी। और यहाँ पे जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती
तो ये तीन पीरियड है जिसमें हमें मराठा के इतिहास को, मराठा की हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मॉडर्न इंडिया में हम मराठा के पेशवा के अंडर जो मराठाज रूल शुरू होती है, मराठाज अंडर पेशवाज, मराठाज अंडर पेशवा, मॉडर्न इंडिया में हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। और जो छत्रपति की रूल है, छत्रपति की रूल, इसको हम मिडिवल इंडिया में, मिडिवल इंडिया में इसको पढ़ते हैं। तो जो हमारा मेन फोकस होगा वो 1713 के बाद से होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पीछे से जो बैकग्राउंड है मराठा की, वहां से आपको मैं लेकर के चलूंगा। लेकिन 1713 तक की जो घटना है, घटनाक्रम है, हम वहां पे उसके ऊपर ज्यादा टाइम अपनी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी मिडिवल इंडिया में बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। इसलिए हमारा जो मेन फोकस होगा वो 1713 से होगा, जब पेशवाज की राइज होगी। और जब तक एंग्लो मराठा वार खत्म नहीं हो जाती, मराठाज को कंप्लीटली जो एज ए पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश एलिमिनेट नहीं कर देते, तब तक हमारी ये मराठाज की हिस्ट्री चलेगी। तो जब हम मराठाज की बात करते हैं तो मराठाज शुरुआत में एक मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी हुआ करते थे, जो दक्कन रीजन में, जो अभी महाराष्ट्र रीजन है। तो वहाँ पे ये एक मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी थी। और ये मराठी कम्युनिटी 13th सेंचुरी से ही दक्कन रीजन में, जो अभी आज की प्रेजेंट महाराष्ट्र रीजन है, वहाँ पे ये कम्युनिटी मराठी लैंग्वेज के इर्द गिर्द डेवलप हो रही थी। मिडिवल इंडिया में 13th सेंचुरी से ही हम कई सारे भक्ति सेंट्स देखते हैं, जैसे हम एकनाथ का नाम सुनते हैं या तुकाराम का नाम सुनते हैं। तो ऐसे और भी कई भक्ति सेंट्स थे। एक तो वो थे जो जिन्होंने अ, उनका नाम अभी देखो कैसे दिमाग से उतर रहा है, जिन्होंने मराठी में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था। उनका नाम अभी बिल्कुल दिमाग से उतर रहा है, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर नहीं थे। चलो अभी याद आती है तो मैं आपको बताता हूँ। पर कहने का मतलब है कि 13th सेंचुरी से ही 17th सेंचुरी तक इन भक्ति सेंट्स की मदद से, भक्ति सेंट्स जो जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में भक्ति ट्रेडिशन को दक्कन रीजन में प्रोपगेट किया, फैलाया, तो उनके वर्क से मराठी लैंग्वेज को जो उन्होंने एम्फेसाइज किया, तो एक मराठी लैंग्वेज के इर्द गिर्द एक कम्युनिटी डेवलप हो रही थी। तो इनिशियली मराठाज एक रीजनल मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी थी। आगे चल करके इनमें से कुछ मराठा सरदारों को बीजापुर और मुगल अपने आर्मी में इनरोल करेंगे, और दक्कन की जो परिस्थिति थी उसका फायदा उठा करके मराठाज पावर गेन करते हैं और टेरिटोरीज गेन करना शुरू कर देते हैं, और एक रीजनल जमींदार के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इन्हीं जमींदारों में से एक क्लैन थी, भोसले क्लैन। भोसले क्लैन थी, और इसी भोसले क्लैन से शिवाजी बिलोंग करते थे। अब शिवाजी ने दक्कन में बीजापुर को सबसे पहले चैलेंज किया था, बीजापुर में किला जीतना उन्होंने शुरू किया था। और हिंदवी स्वराज्य के आइडियल से, हिंदी स्वराज्य के लक्ष्य से, एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट का उन्होंने लक्ष्य रखा था। और जब धीरे धीरे ये टेरिटोरी जीत रहे थे, पहले बीजापुर से और फिर बाद में मुगल टेरिटोरीज को भी इनक्रोच कर रहे थे, सूरत पे इन्होंने रेड किया था, तो ये सारे एपिसोड्स औरंगजेब को बेचैन कर रही थी। क्योंकि औरंगजेब ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि
दक्कन में एक इंडिपेंडेंट कोई स्टेट इमर्ज हो, क्योंकि वो औरंगजेब के लिए उसकी जो एक्सपेंशन थी उसमें कहीं ना कहीं बाधा होती। औरंगजेब समझ रहा था कि अगर कोई भी स्टेट, एक मराठा स्टेट राइज करती है और पावरफुल होती है, तो दक्कन में मुगल के एक्सपेंशन में ये रुकावट पैदा करेगी। पर चूंकि औरंगजेब खुद दक्कन अभी आ नहीं सकता था, उसकी नॉर्थ में ही काफी इन्वॉल्वमेंट थी। शुरुआत में शाहजहां जब तक जिंदा था तब तक तो वो आ ही नहीं सकता था। और जब शाहजहां की डेथ 1666 में होती है तो 1669 में फिर रिवोल्ट शुरू हो जाती है, तो वो नॉर्थ इंडिया में ही उलझा रहा। लेकिन इस बीच 1660 ईस्वी में, 1660 में 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी को दबाने के लिए, मराठा को दबाने के लिए। तो शाइस्ता खान ने 1660 में पुणे को सीज किया और पुणे पे कैप्चर कर लिया। पुणे में ही एक पैलेस थी जिसको लाल महल कहते हैं। तो ये वो लाल महल थी जहाँ पे शिवाजी का बचपन जीता, जब तक उन्होंने पहला किला जो तोरण का किला था बीजापुर से हासिल नहीं कर लिया था। तब तक शिवाजी इसी लाल महल में रहते थे, बचपन से यहीं पे बड़े हुए थे। तो शाइस्ता खान ने पुणे को जीता और लाल महल को अपना हेडक्वार्टर बनाया। पर 1663 में, 3 साल बाद, एक डेरिंग अभियान से 1663 में शिवाजी ने रात में एक बारात के प्रोसेशन का बहाना करके 400 सोल्जर से लेकर के उसने पुणे पे वापस से कब्जा किया। शाइस्ता खान को भागना पड़े, और शाइस्ता खान के साथ जो शिवाजी की जो थोड़ी झड़प हुई थी तो उसमें शाइस्ता खान की हाथ की 3 उंगलियां भी कट गई थी। तो शाइस्ता खान इस अचानक से जो मराठा की रिटालिएशन हुई तो वो पुणे से बाहर चला गया, जिसके बाद शाइस्ता खान को औरंगजेब ने बंगाल शिफ्ट कर दिया। तो पहली अभियान सफल हुई औरंगजेब की, लेकिन फिर शिवाजी ने वापस से रिटालिएट किया और काउंटर जो ऑफेंसिव शिवाजी की थी, तो वापस से शिवाजी ने पुणे को जीत लिया। 1665 में शिवाजी ने एक बड़ी सेना मिर्जा राजा जयसिंह के अंडर दक्कन भेजा। और मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी कूटनीति का सहारा लिया, अपने एक्सपीरियंस का सहारा लिया, और जो इन्फ्लुएंस थी, रीजनल एलिजेंस थी, उस रीजनल एलिजेंस को अपने साथ कर लिया। साथ ही जो मराठा जमींदार थे, मराठा सरदार थे, उन सबको रिश्वत दी। जो आसपास के जो बीजापुर थी और जो भी आसपास के रीजन्स थे, जैसे हम देखते हैं कि एक जिंजीज में सिद्दीज थे और पुर्तगीज थे, तो इन सबको मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने साथ मिलाया और मराठाओं पर दबाव बनाया। पुरंदर के किले को उन्होंने टाइटली सीज किया हुआ था। फाइनली 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी ने, जिसके अंदर 35 किले थे, 35 फोर्ट्स थे, उनमें से 23 फोर्ट शिवाजी ने सरेंडर कर दिए और 12 किले शिवाजी के पास थे। 1666 में मिर्जा राजा जयसिंह के ही सलाह पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए आगरा। आगरा में औरंगजेब की दरबार लगी हुई थी, जहाँ पे कई सारे मनसबदार थे, कई सारे राजा और मनसबदार उस दरबार में थे। शिवाजी भी पहुंचे अपने बेटे को लेकर के, संभाजी भी साथ में थे। आगरा पहुंचे तो आगरा में शिवाजी ने देखा कि जो उनको जो 5 हजारी मनसबदार है उनके पीछे बैठने के लिए जगह दी गई थी। तो शिवाजी के लिए ये इंसल्टिंग था, ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि वहां पे वैसे भी राजा थे जिनको शिवाजी ने युद्ध में हराया हुआ था, लड़ाई में हराया हुआ था। तो उनसे भी पीछे जब शिवाजी को बैठने कहा गया तो शिवाजी के लिए काफी इंसल्टिंग था। तो शिवाजी उस दरबार से जाने लगे, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को कहा शिवाजी को कैद कर लेने के लिए। शिवाजी को फिर हाउस अरेस्ट रखा गया। और ये घटना थी मार्च या अप्रैल की घटना थी। तो अगले 3 महीने तक शिवाजी को हाउस अरेस्ट रखा गया आगरा में ही। और अ- अगस्त के महीने में शिवाजी मौका देख करके हाउस अरेस्ट से, उस कैद से निकल गए और दक्कन पहुंचे। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, कैंपेन छेड़ दिया, और एक के बाद एक जितने भी किले उन्होंने गंवाए थे उन सारे किलों को शिवाजी ने वापस से रिकवर कर लिया। इसी दौरान 1617 में एक कोंढाना का किला था। कोंढाना का किला, जिसको सिंहगढ़ भी कहते हैं, सिंहगढ़।
कोंढाना का किला सिंहगढ़। तो 1670 में इसी कोंढाना के किले को जीतने के क्रम में तानाजी मालुसारे, जो एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे, शिवाजी के एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे तानाजी मालुसारे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो तानाजी का नाम शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, एक मूवी भी आई थी तानाजी करके। तो वही तानाजी थे जिन्होंने कोंढाना के किले को जीतने के क्रम में शहादत को हासिल हो गए। तो मराठाओं के लिए खुशी की बात तो थी, क्योंकि वो वापस से मराठाओं की ग्लोरी और शिवाजी की ग्लोरी मराठाओं के बीच बढ़ रही थी। लेकिन तानाजी की लॉस के बाद, तानाजी की लॉस से मराठा काफी दुखी भी थे, और शिवाजी ने कहा भी था कि अ, गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी कि किला तो आ गया पर शेर चला गया। तो तानाजी को ही शेर की उपाधि, सिंह की उपाधि दी गई थी, और इसलिए कोंढाना के किले को सिंहगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो शुरुआती सेटबैक के बाद शिवाजी ने रेसिस्टेंस दिखाई, और अपनी मुगल के खिलाफ जो उनकी कैंपेन थी वो कैंपेन उन्होंने जारी रखी और सफलता भी हासिल की। तो जो सफलता उनको मिली, उसके बाद मराठाओं के बीच शिवाजी की रेप्यूटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। 1674 में 1674 में रायगढ़ के किले पे 1674 में रायगढ़ के किले पे शिवाजी का फॉर्मल राज्याभिषेक होता है। 1674 में रायगढ़ के किले पे शिवाजी का फॉर्मल राज्याभिषेक होता है। ही वॉज क्राउन्ड एट रायगढ़ फोर्ट, और विद दिस कोरोनेशन मराठा स्टेट वॉज फॉर्मली established। मराठा स्टेट की फॉर्मल फाउंडेशन हो जाती है। इसके बाद शिवाजी अपनी कैंपेन जारी रखते हैं, और जो 1677 में जो इनके फेमस दक्षिण दिग्विजय थे, दक्षिण दिग्विजय यानी कि साउदर्न कैंपेन, दक्षिण दिग्विजय साउदर्न कैंपेन 1677 में इनकी शुरू होती है, जिसके बाद वो कर्नाटक, कोंकण कोस्ट और कार्नेटिक रीजन में 80 से भी अधिक किलों को इन्होंने जीता। और कार्नेटिक रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट किला जो था, एक तो जिंजी का किला था, एक थंजावुर का किला था, एक वेलोर का किला था। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट किले थे। पर इसके अलावा भी 80 के आसपास किलों को उन्होंने कार्नेटिक रीजन में अकेला जीता हुआ था। बैक टू बैक जो शिवाजी को सक्सेस मिल रही थी, तो इससे ना सिर्फ शिवाजी की रुतबा में इंक्रीमेंट हो रही थी, बल्कि मराठाओं की इन्फ्लुएंस और मराठाओं की जो रिसोर्स पे कंट्रोल है वो सब भी इंक्रीज हो रही थी। 1680 में, 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। लेकिन शिवाजी के डेथ के बाद उसका बेटा संभाजी मराठा के रेसिस्टेंस को कंटिन्यू रखता है। और इसकी जो फेमस एक्सपीडिशन है वो 1681 में होती है बुरहानपुर में। बुरहानपुर मुगल के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर थी। पहले बुरहानपुर अहमदनगर में हुआ करते थे, और अहमदनगर को जब शाहजहां ने एनेक्स कर लिया, तो ये जो बुरहानपुर है ये मुगलों की टेरिटोरी बन गई थी। ये मुगल की टेरिटोरी बन गई थी। इसकी इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ के कॉन्फ्लुएंस पे बसी हुई है। बुरहानपुर नॉर्थ और साउथ के कॉन्फ्लुएंस पे बसी हुई है, इसलिए इसका एक स्ट्रैटेजिक महत्व भी है, और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। बुरहानपुर वाज बुरहानपुर वाज द ट्रेड हब। Burhanpur was an important trade hub, as well as it was the military headquarter of Mughals in the Deccan। मिलिट्री हेडक्वार्टर। तो इतने इंपॉर्टेंट लोकेशन को, और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उस पे 1681 में संभाजी ने रेड की, और सक्सेसफुल रेड हुई। पर चूंकि मुगल की प्रेशर थे बहुत ज्यादा, तो मुगल ने इसको रिटेन कर लिया, रिगेन कर लिया था। संभाजी की जो अदर सीरीज थी वो जंजीराज के खिलाफ थे, जंजीराज के सिद्दीज के खिलाफ थी। सिद्दीज अफ्रीकन, पहले अफ्रीकन एबिसीनियंस थे जो ट्रेड, एज ए ट्रेडर और स्लेव्स के रूप में
वेस्टर्न कोस्ट पे स्टेब्लिश हुए और एक नेवल पावर के रूप में ये स्टेब्लिश थे। तो शिवाजी ने सिद्दीकी के खिलाफ भी कैंपेन किया, लेकिन फिर ये कैंपेन टेम्पोररी ही थी। ये सक्सेस जो उनको मिली थी वो टेम्पोररी सक्सेस थी। और पुर्तगीज के अगेंस्ट भी गोवा में उन्होंने कैंपेन किया था। फाइनली 1689 में संभाजी को भी कैप्चर कर लिया गया और इनको बुरी तरह से यातना दे करके मार दिया गया। संभाजी के साथ संभाजी का बेटा साहू भी साथ में कैप्चर हुआ था, जिसको और जो दूसरे इनके रिलेटिव्स थे उन सबको बंदी बना लिया गया। अब संभाजी की डेथ के बाद संभाजी के छोटे भाई यानी कि शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम महाराज छत्रपति बनते हैं और मराठा की रेसिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जब संभाजी की शहादत की खबर मराठाओं के बीच पहुंची, तो मराठाओं का विद्रोह, जो पहले छत्रपति का विद्रोह हुआ करता था, वो अब हर मराठा का विद्रोह हो गया। यानी कि अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि लगता था कि जैसे हर घर शिवाजी पैदा हो गए हैं। औरंगजेब इस चीज को समझ नहीं सका था। जब संभाजी को वो टॉर्चर करके उसने मारा था, तो उसको लगा था कि संभाजी के बाद वो सिचुएशन कंट्रोल कर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और जो मराठा रेसिस्टेंस थी वो घर घर की रेसिस्टेंस हो गई, काफी डिसेंट्रलाइज हो गई और जगह जगह से विद्रोह होने लगे, जिसकी वजह से औरंगजेब की आर्मी काफी एक्सप्लॉइट होने लगी थी, काफी एग्जॉस्ट होने लगी थी। और राजा राम ने स्ट्रेटजिकली क्या किया कि सतारा पुणे से निकल करके वो कार्नेटिक रीजन चला गया, जिंजी फोर्ट में अपने आप को सिक्योर कर लिया। मुगलों की सेना ने पीछा किया, जिंजी फोर्ट को भी सीज किया, लेकिन जिंजी से निकल करके राजा राम एक बार फिर से वेलोर की तरफ, जिंजी से निकल करके राजा राम वेलोर चले गए। मुगलों की सेना ने वेलोर को भी कैप्चर किया, सीज किया, लेकिन वेलोर से निकल के वो वापस से सतारा पुणे आ गए। तो इस तरह से राजा राम स्ट्रेटेजिकली रिट्रीट कर करके और मुगलों की सेना को एग्जॉस्ट कर रहे थे और मराठा की रेसिस्टेंस को कंटिन्यू कर रहे थे। 1700 ईस्वी में राजा राम की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद राजा राम की वाइफ ताराबाई अपने बेटे शिवाजी सेकंड को गद्दी पे बैठाती है, यानी कि छत्रपति के गद्दी पे बैठाती है, और खुद उसकी रिजेंट बन करके मराठा स्ट्रगल की कमान संभालती। ताराबाई भी काफी साहसी महिला थी, काफी साहस से उसने मुगलों का सामना किया, मुगल आर्मी का सामना किया और सक्सेसफुल रेसिस्टेंस ताराबाई ने भी दी। अब इधर 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और उसके बाद जो सक्सेशन की बैटल हो रही थी औरंगजेब के बेटों के बीच, तो उसमें प्रिंस आजम शाह आजम शाह ने अपने आप को इम्पेरर घोषित कर दिया था। आजम शाह के साथ कुछ मराठा सरदारों ने, जिसमें से बालाजी विश्वनाथ भी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो बालाजी विश्वनाथ और अन्य मराठाओं सरदार ने आजम शाह के साथ सक्सेसफुली नेगोशिएट किया और साहू को रिलीज करवा लिया। फिर जब सक्सेशन डिस्प्यूट में बहादुर शाह जीत जाते हैं और बहादुर शाह फॉर्मली एम्पेरर बन जाते हैं, तो इस प्रोविजन को बहादुर शाह भी सैंक्शन करेंगे और राजी हो जाएंगे। तो साहू की फाइनली 1707 में साहू को रिलीज कर दिया जाता है। अब जब साहू को रिलीज किया गया, तो इधर ताराबाई ऑलरेडी मराठाओं की कमान संभाली हुई थी। तो मराठा रीजन में मराठाओं के बीच एक सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई, क्योंकि एक तरफ साहू जी थे और दूसरी तरफ ताराबाई थी। तो दोनों ही कैंप में प्रतिद्वंद हो रही थी, दोनों एक दूसरे को क्षति पहुंचा रहे थे और सिविल वॉर की सिचुएशन यहाँ पे हो गई थी, जिस सिविल वॉर में साहू का साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने। अब देखो क्या सिचुएशन थी कि एक तरफ थे शाहू, एक तरफ थी ताराबाई, और इन दोनों ने छत्रपति की पोस्ट के लिए, मराठा की कंट्रोल के लिए इन दोनों में संघर्ष हुआ।
जिसको हम मराठा सिविल वॉर के रूप में जानते हैं। फाइनली 1708 में 1708 में डिसाइसिव बैटल हुई, बैटल ऑफ खेड़ा, बैटल ऑफ खेड़। इस बैटल ऑफ खेड़ में साहू इमर्ज्ड विक्टोरियस, शाहू इमर्ड विक्टोरियस, और मराठाओं के साहू छत्रपति बन गए। यहाँ पे आपको एक चीज मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि जब साहू मराठाओं के छत्रपति बने तो इनको मुगल ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था छत्रपति। जब साहू को मुगलों ने रिलीज किया, बहादुर शाह ने रिलीज किया, तो बहादुर शाह ने साहू को छत्रपति इमिडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं किया। साहू को रिलीज करने का पर्पस कि दक्कन में एक बैलेंस ऑफ पावर बनाना चाहते थे, जिसमें कोई भी रूलर पूरी तरह से स्टेब्लिश ना हो सके और वो आपस में लड़ाई करता रहे या लड़ता रहे, जिससे मुगलों को तत्काल के लिए दक्कन के बारे में, वो दक्कन से निश्चिंत रहे और अपनी कंसंट्रेशन वो नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट करने में लगा सके। 1708 में शाहू की डेथ, 1708 में बैटल ऑफ जो खेड़ होती है तो उसमें साहू जीत जाते हैं। और जो ताराबाई थी, तो ताराबाई हार जाती हैं। लेकिन ताराबाई ने यहाँ पे स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा, इस वार को कंटिन्यू रखा और साहू के आर्मी को डिसीट करते रहे। फाइनली एग्जॉस्ट होकर के जब साहू को भी लगा, और साहू की जो काउंसिल थी उसने भी कहा कि ये जो वार है तो इसमें फायदा किसी का हो नहीं रहा है, तो यहाँ से मराठा पावर को डिवाइड कर दिया गया। दो पावर सीट्स बने, एक सीट बनी सतारा में जहाँ पे शाहू रूल कर रहे होंगे, और दूसरी सीट बनी सतारा से ही साउथ है एक रीजन, कोल्हापुर। कोल्हापुर, वहां पे ताराबाई की रूल स्टेब्लिश हुई इन द नेम ऑफ हिज सन शिवाजी सेकेंड। तो मराठा की पॉलिटी इस तरह से दो पार्ट में डिवाइडेड थी। पर अगर ओवरऑल इन्फ्लुएंस देखें तो हमें सतारा की जो छत्रपति थे शाहू, उनकी इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। इस सिविल वॉर में साहू का साथ दिया बालाजी विश्वनाथ। अब साहू स्टेब्लिश हो गए एज ए छत्रपति और इस तरह से चलती रहे, लेकिन ताराबाई जो कोल्हापुर की ब्रांच थी, मराठा ब्रांच ऑफ ताराबाई, मराठा ब्रांच ऑफ कोल्हापुर, तो कोल्हापुर से इनको चैलेंज मिलती रही समय समय पर। और सतारा के पावर को कमजोर करने की हमेशा कोशिश रही, एक दूसरे की पावर को कोशिश की गई हमेशा कमजोर करने की। फाइनली साहू के लिए जो सबसे मुश्किल का समय था वो था 1712। 1712 साहू के लिए काफी मुश्किल समय था। दरअसल क्या हुआ कि ये जो बैटल ऑफ खेर हुई थी, तो इसमें ताराबाई के हारने का सबसे बड़ा रीजन था कि ताराबाई के सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे, ये जो सेनापति थे धानाजी जादव। धानाजी जादव ताराबाई के कमांडर इन चीफ। इस कमांडर इन चीफ को बालाजी विश्वनाथ ने साहू के साथ मिला दिया, ये आ गए साहू के साइड में। तो जब कमांडर इन चीफ ही किसी आर्मी के डेजर्ट कर दे तो उसकी तो हार लगभग तय हो जाती है। तो साहू के साथ जब धनाजी जाधव को मिलाया गया तो ऐसे तो मिलेंगे नहीं, बिना किसी पोस्ट के, कम से कम इक्विवेलेंट पोस्ट के, तो वो क्यों ताराबाई का साथ छोड़ेंगे। तो धानाजी जाधव को साहू के आर्मी का कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति बनाया गया। धनाजी जाधव बन गए साहू के सेनापति। साथ ही धनाजी जाधव को आश्वासन दिया गया कि ये जो सेनापति की पोस्ट है वो हो जाएगी हेरिडिटरी, यानी कि धनाजी जाधव के बाद धनाजी का बेटा जो चंद्रसेन था वो भी कमांडर इन चीफ ही रहे। हुआ भी यही, धनाजी की डेथ हो गई थी तब तक। और मतलब इस दौरान धनाजी की डेथ हो गई थी। और धनाजी के बाद धनाजी का बेटा
चंद्रसेन, वो साहू के कमांडर इन चीफ बन। अब 1712 में क्या हुआ, अब चूंकि चंद्रसेन तो शुरू से बचपन से देखते रहे हैं, अपने कोल्हापुर में ही उनकी एलिजेंस रही है, उनके दोस्त मित्र रिश्तेदार कोल्हापुर में रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी एलिजेंस थी ताराबाई के साथ ही। पर इस बात को साहू भी और बालाजी विश्वनाथ भी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। तो इधर चंद्रसेन तो बना हुआ था सेनापति, और सेनापति के पास तो बहुत पावर होती है, आर्मी की कंट्रोल होती है। तो इसी को कमजोर करने के लिए साहू ने एक सेना करते का पोस्ट बनाया। सेना करते का मतलब है ऑर्गेनाइजर ऑफ द आर्मी। और ये जो पोस्ट थी ये मिल गई ऑब्वियसली किसको, बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ एक तरह से सेनापति के ही इक्विवेलेंट हुए, और कहीं ना कहीं ये सेनापति के ऊपर लगाम कसने का भी काम कर रहे थे। जो चंद्रसेन को ये इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली चंद्रसेन ने 1712 में चंद्रसेन ने चंद्रसेन जो मराठाओं का, साहू का सेनापति था, डिजर्टेड साहू, चंद्रसेन डिजर्टेड साहू, चंद्रसेन डिफेक्टेड टू ताराबाई साइड। फिर जो मराठाओं की एक नेवल पावर थी, मराठा नेवी, जो अंग्रियाज फैमिली के अंडर थी, शिवाजी के समय से ही मराठा नेवी अंग्रियाज के अंडर थी। तो इस समय थे कान्होजी अंग्रिया। कान्होजी अंग्रिया नेवल जो टॉप होते हैं, जो आज के समय हम जिसको एडमायरल कहते हैं, तो मराठा के नेवल एडमायरल थे कान्होजी अंग्रिया। कान्होजी अंग्रिया ने ओपनली ताराबाई को सपोर्ट कर दिया। कान्होजी अंग्रिया ओपनली सपोर्टेड ताराबाई। अब कान्होजी अंग्रिया को सबक सिखाने के लिए साहू ने अपने पेशवा बहिरोपंत पिंगले को भेजा। बहिरोपंत पिंगले, ये थे पेशवा साहू के। ही वॉज द पेशवा ऑफ साहू। पेशवा मीन्स प्रधान, प्रधानमंत्री। मराठा में अष्टप्रधान थे, जिसमें सबसे टॉप पे पेशवा हुआ करते थे। तो बहिरोपंत पिंगले को कान्होजी अंग्रिया को सबक सिखाने के लिए भेजा, पर बहिरोपंत पिंगले को ही अरेस्ट कर लिया गया। बहिरोपंत पिंगले वाज कैप्चर्ड। तो इसके सेनापति भी गए, सेनापति ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जो मराठा नेवी थी, मराठा नेवी ने दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर दिया। और जो इसके पेशवा थे, पेशवा को भी बंदी बना लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। मुगल से इनकी जो सहायता मिल सकती थी, तो मुगल में जुल्फिकार खान थे नोबल। अब जुल्फिकार खान की अपनी एम्बिशन थी, वो चाहते थे कि दक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, जिसमें वो मराठाओं का साथ चाहते थे। तो उसने साहू को साथ दिया, साहू को उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन 1713 में जुल्फिकार खान की भी डेथ हो जाती है। तो जो मुगल में इनका सपोर्ट था, जुल्फिकार खान वाज मर्डर्ड बाय फारूक सियार। जुल्फिकार खान वाज मर्डर्ड बाय फारूक सियार इन 1713। तो 1712 और 1713 साहू के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय रहा, और ऐसा लग रहा था कि साहू की जो गेम है वो अब यहाँ पे खत्म होने वाली है। और इस समय जब पेशवा की पोस्ट भी खाली थी, तो 1713 में 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। बालाजी विश्वनाथ became the became the पेशवा। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए। अब पेशवा बनने के बाद सबसे बड़ा इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था,
रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि साहू की जो फॉर्च्यून्स थे उस फॉर्च्यून्स को लौटाना वापस से। तो अब बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने एक बड़ी आर्मी रेज्ड अ लार्ज आर्मी। अब चूंकि ये ऑलरेडी सेना करते थे और कहीं न कहीं आर्मी के ऊपर इनका भी कंट्रोल था एक तरह से, तो चंद्रसेन की जो डेजर्शन थी उसको, वो उतनी नुकसान इनको नहीं पहुंचा सकी। तो जल्द ही बालाजी विश्वनाथ ने एक बड़ी आर्मी रेज की और ओपनली इन्होंने वार का सहारा लिया। ओपनली इन्होंने वार का सहारा लिया। तो सबसे पहले इन्होंने एक बड़ी आर्मी इकट्ठी की, इन्होंने रेज की और चंद्रसेन को हरा दिया। चंद्रसेन वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। चंद्रसेन वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। लेकिन वार के साथ साथ मजे की बात है कि इन्होंने डिप्लोमेसी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। बालाजी विश्वनाथ एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, बहुत बड़े स्टेट्समैन थे। आप समझ सकते हैं कि साहू को मुगलों की कैंप से, मुगलों की कैद से रिहा कराने में भी बालाजी विश्वनाथ का योगदान था। तो बालाजी अपने बात से, अपनी समझ से काफी ज्यादा प्रौढ़ व्यक्ति थे। तो जहां पे इनको वार की जरूरत थी तो इन्होंने चंद्रसेन को वार करके हराया, और जहां पे डिप्लोमेसी की जरूरत थी इन्होंने डिप्लोमेसी का भी भरपूर यूज किया। डिप्लोमेसी को इन्होंने जगह दी, डिप्लोमेसी का इन्होंने भरपूर यूज किया। और सबसे पहले क्या किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने डिप्लोमेसी में कान्होजी अंग्रिया को जीत लिया। कान्होजी अंग्रिया को नेशनलिज्म का वास्ता देकर, शिवाजी का वास्ता देकर, बड़े एक यूनाइटेड मराठा एम्पायर का वास्ता देकर कान्होजी अंग्रिया को नेशनलिज्म की अपील करके कान्होजी अंग्रिया को won over to the south side, won over to शाहूज साइड। कान्होजी अंग्रिया ताराबाई को छोड़ करके साहू की तरफ आ गए, और खुद ताराबाई को इन्होंने राजेश बाई के थ्रू, राजेश बाई के साथ कॉन्स्पायर करके ताराबाई को, ताराबाई वाज डिपोज्ड एंड imprisoned। राजेश बाई राजा राम की ही सेकेंड वाइफ, इम डिपोज्ड एंड imprisoned। तो राजेश भाई ताराबाई की, राजा राम की ही सेकेंड वाइफ। तो राजेश भाई का भी एक बेटा था, संभाजी सेकेंड। तो संभाजी सेकेंड को वो कोल्हापुर की गद्दी पे बैठा करके, और खुद संभाजी सेकेंड की रीजेंट बन गई, गार्जियन बन के वो कोल्हापुर के ब्रांच को संभालने लगी। और कोर्ट इंट्रिग्स करके, ताराबाई के खिलाफ षड्यंत्र करके, कोर्ट इंट्रिग्स करके नोबल्स को, जो भी मराठा सरदार हैं उनको अपने साथ मिला करके राजेश बाई के थ्रू बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई को कोर्ट से ही हटा दिया और उनको इम्प्रिजन करवा दिया, वो जेल में उनको डाल दिया गया। अब यहाँ पे कोर्ट में, कोल्हापुर के कोर्ट में भी बालाजी विश्वनाथ के ही मतलब चाहने वाले थे, यानी उनके फेवर में थे, उनके इन्फ्लुएंस में थे। तो इस तरह से उन्होंने साहू को एक बार फिर से एक तरह से जीवन दान दिया। उधर मुगल कोर्ट की भी सिचुएशन काफी वल्नरेबल चल रही थी। मुगल कोर्ट की भी सिचुएशन उधर काफी वल्नरेबल ही चल रही थी। ना एम्पेरर के लाइफ और प्रॉपर्टी की कोई गारंटी थी, और ना ही नोबल्स के लाइफ एंड प्रॉपर्टी की कुछ गारंटी थी। तो ऐसे में अलायंसेस बनते बिगड़ते रहे, और कोर्ट की सिचुएशन काफी वोलाटाइल और काफी वल्नरेबल थी। ऐसे ही में जब फारूक सियार 1713 में एम्पेरर बनता है सैयद ब्रदर्स की मदद से,
तो 1719 तक आते आते फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। और और फारूक सियार अब्दुल्ला खान जो वजीर था, सैयद ब्रदर्स में दो भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो अब्दुल्ला खान वजीर था, हुसैन अली खान मीर बख्शी था। तो अब्दुल्ला खान को बाईपास करके फारूक सियार अपने एक पसंदीदा नोबल थे मीर जुमला, उनको काफी अथॉरिटी उन्होंने दे रखी थी, सिंपली सैयद ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस को कमजोर करने के लिए। मीर जुमला ने प्लान किया इन दोनों भाइयों को हटाने का। तो सबसे पहले जरूरी था कि दोनों को अलग कर दे। तो मीर जुमला ने एम्पायर के थ्रू हुसैन अली जो छोटे वाले थे और जो मीर बख्शी थे कमांडर इन चीफ थे, उनको दक्कन का वायसराय बना करके उनको दक्कन भेजा और कहा कि आपको फिजिकली प्रेजेंट। सैयद ब्रदर्स रेसिस्ट कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जाना पड़ा, कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई, जैसे मीर जुमला को भी मुगल कोर्ट से बाहर जाने की शर्त पे हुसैन अली दक्कन गए। अब दक्कन में प्लान था कि इनको वहीं पे इनका काम तमाम कर दें, लेकिन सिचुएशन को भाप गए, क्योंकि कोर्ट में अगर आपको अगर दिख जाएगा कि आपके साथ फेवर, आपकी जो फेवर है वो किसी और को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में आपके लिए ये इंडिकेशन है कि आपका समय अब समाप्त होने को है। तो इधर हुसैन अली ने मराठाओं के साथ अलायंस कर लिया। और ये जो अलायंस है, जो बाद में 1719 में फाइनली दिल्ली में ये ट्रीटी साइन हुई, जिसको दिल्ली ट्रीटी भी कहते हैं, 1719 की ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली ट्रीटी। तो बालाजी विश्वनाथ के साथ, या छत्रपति साहू थे, पर साहू की तरफ से बालाजी विश्वनाथ ही नेगोशिएट कर रहे थे। तो मराठाओं के साथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ सैयद ब्रदर्स ने ये ट्रीटी साइन की, जिसमें मराठा की सेना सैयद ब्रदर्स की तरफ से मुगलों के फारूक सियार के अगेंस्ट लड़ेंगे। लेकिन बदले में इसमें मराठाओं को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले साहू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज छत्रपति। साहू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज छत्रपति। दूसरी प्रोविजन जो मराठाओं के लिए थी, वो थी राइट टू कलेक्ट, जो हमेशा ये डिमांड कर रहे थे शुरू से ही, शिवाजी के समय से ही, राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी। राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी कहाँ से? फ्रॉम द 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ दक्कन। दक्कन में मुगल के 6 सूबा हुआ करते थे, 6 प्रोविंसेस। तो इन 6 सूबों से, 6 प्रोविंसेस से, जो मुगल के प्रोविंसेस थे, उन 6 प्रोविंसेस से चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का अधिकार। राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम द 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ दक्कन। बदले में मराठा अपनी 15,000 स्टैंडिंग आर्मी पोस्टेड एट द पोस्टेड एट द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में मराठाओं की 15,000 स्टैंडिंग आर्मी पोस्टेड रहेगी। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस थे, लेकिन वो ट्रीटी का पार्ट नहीं बन सके। नेगोशिएशन हो रही थी, जैसे मराठा डिमांड कर रहे थे गुजरात और मालवा से भी चौथ सरदेश मुखी कलेक्ट करने की, या कम से कम चौथ कलेक्ट करने की, जिसको मुगलों ने मना कर दिया, सैयद ब्रदर्स ने मना कर दिया था, उस पर राजी नहीं हो सके। लेकिन ये जो दो इम्पोर्टेंट ट्रीटी की प्रोविजंस थे, जिसमें साहू को छत्रपति डिक्लेयर किया जाएगा, रिकॉग्नाइज करेंगे, और मुगल प्रोविंसेस, दक्कन के जो मुगल प्रोविंसेज हैं, 6 मुगल प्रोविंसेज, उन 6 मुगल प्रोविंसेज से चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का अधिकार मराठाओं को मिल जाएगा। 1719 में यह दिल्ली में ट्रीटी साइन हुई, जिसके बाद मराठा
के साथ मराठा अपनी आर्मी लेकर के जाते हैं दिल्ली पहली बार, और फारूक सियार को वहां से खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। और जिसके बाद जो राफी उद्दराजात बनते हैं वो फाइनली इस ट्रीटी पे अपने हस्ताक्षर करते हैं, इसको सैंक्शन करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ मुगलों को? तो सबसे पहले जो मराठा स्वराज्य का सपना देखा गया था शिवाजी के द्वारा, वो मराठा स्वराज्य का सपना साहू के समय आकर के बालाजी विश्वनाथ ने उसको पूरा करवा दिया। साहू की प्रोमिनेंस, साहू की इज्जत, साहू की रिस्पेक्ट, साहू की प्रेस्टीज मराठाओं के बीच आसमान छू गई। और साहू के साथ साथ बालाजी विश्वनाथ की भी पोजीशन, बालाजी विश्वनाथ की भी प्रेस्टीज और पेशवा की जो पावर एंड पोजीशन, वो भी आसमान छूने लगी। बालाजी विश्वनाथ के इस नेगोशिएशन से खुश होकर के बालाजी विश्वनाथ को भी कुछ मिलना था, कुछ मिलता ही। तो उनके इस नेगोशिएशन के बाद बालाजी विश्वनाथ, ये जो पेशवाशिप थी, वो पेशवाशिप को हेरिडिटरी बना दी गई इन द फैमिली ऑफ बालाजी विश्वनाथ। हालांकि थोड़ी मराठा सरदारों से हुई थी, लेकिन मतलब कि वाद विवाद हुई थी, लेकिन फाइनली साहू ने भी इस चीज का समर्थन दिया था कि ये जो पेशवाशिप है वो हेरिडिटरी हो जाएगी बालाजी विश्वनाथ के फैमिली में ही। तो ये थी 1719 की मुगल मराठा ट्रीटी, जिसमें साहू को छत्रपति डिक्लेयर कर दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया। और मुगल और दक्कन के जो 6 प्रोविंसेस थे, उन 6 प्रोविंसेस से चौथन सरदेश मुखी कर कलेक्ट करने का अधिकार मराठाओं को मिल गया। अब बालाजी विश्वनाथ ने एक रिफॉर्म और किया था अपनी पोजीशन को, मतलब मराठाओं की पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। बालाजी विश्वनाथ ने सारंजामी सिस्टम को, सारंजामी सिस्टम जिसको शिवाजी ने इंट्रोड्यूस किया था, सारंजामी सिस्टम को, सारंजामी सिस्टम को बालाजी विश्वनाथ ने रिवाइव किया और इसको रिफॉर्म भी किया। सारंजामी सिस्टम वाज रिवाइव्ड एंड रिफॉर्म। सारंजामी सिस्टम क्या थी? तो सारंजामी सिस्टम एक तरह की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। इसमें इसमें इसको इसकी शुरुआत शिवाजी करते हैं। और शिवाजी के समय में ये जो सिस्टम थी, जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी, ये सभी सेंट्रलाइज्ड थी। यानी कि जो भी मिलिट्री हुआ करते थे, जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, उनको कैश में सैलरी मिलती थी। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होकर के सेंट्रल ट्रेजरी में आती थी, और उस ट्रेजरी से जो ऑफिसर्स थे उनको सैलरी मिलती थी। बालाजी विश्वनाथ ने सैलरी की जगह पे जागीर देनी उन्होंने शुरू कर दी, और इस जागीर को हेरिडिटरी बना दिया। तो जब हेरिडिटरी बन गए, तो ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ये टेरिटोरियल रूलर्स बनने लगे। इनकी जो टेरिटोरीज थी उनके ऊपर इनकी पकड़ बढ़ने लगी। प्लस इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था, तो इनकी जो रेवेन्यू बेस थी वो भी स्ट्रांग हो रही थी। तो ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ये धीरे धीरे अपने क्षेत्र में लोकल रूलर्स की तरह स्टेब्लिश होने लगे। पर अभी जो शुरुआत है ये, तो इस समय वो इतने पावरफुल नहीं थे। पावर अभी भी पेशवाज के हाथों में थी। So it was the just the beginning of decentralization of administration. However, they, however, the actual power resided with the Peshwas alone. अब यहाँ पे ये जो सारंजामी सिस्टम है, तो इसका क्या हो गया, इसका आउटकम क्या हुआ? तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ ने बालाजी विश्वनाथ क्रिएटेड सम लोयल सेक्शंस। बालाजी विश्वनाथ
created some loyalists in the favor of Peshwa in favor of himself and the Maratha Empire. अब ये जो लॉयलिस्ट्स हैं, ये कौन है? ये वही मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जिनको जागीर दी गई सैलरी के बदले, और उस जागीर को हेरिडिटरी बना दिया गया। तो ये जो नए टेरिटोरियल रूलर्स हैं, जो नए अभी बने ही हैं या बनने के क्रम में, तो इनको तो समझ में आ गई कि बालाजी विश्वनाथ के बने रहने में ही इनका फायदा है। बालाजी विश्वनाथ के बने रहने में ही इनका फायदा है। तो इन्होंने जम के बालाजी विश्वनाथ को ही सपोर्ट किया। अब ये जो लॉयलिस्ट्स हैं जिनको जागीर मिली थी, तो ये अपने अपने क्षेत्रों में इंडिपेंडेंट रूलर्स के रूप में स्टेब्लिश हुए, जिसमें से चार रूलर्स के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कई बार सुने हैं। जैसे होलकर, इनको जागीर मिली थी इंदौर की। फिर गायकवाड़, गायकवाड़ को जागीर मिली थी बड़ौदा की। भोसले, भोसले को नागपुर की जागीर मिली। और होलकर, गायकवाड़, भोसले और एक और थे, सिंधिया। सिंधिया को कहाँ की मिली थी? इनको मिली थी ग्वालियर की। ग्वालियर की जागीर इनको मिली थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हैं। और जैसे भोसले को नागपुर के साथ साथ ये उड़ीसा के ऊपर भी अपनी कंट्रोल स्टेब्लिश करेंगे। वैसे ही होलकर इंदौर के साथ साथ मालवा रीजन पे भी अपनी जो और रूल है, अपनी जो टेरिटोरीज को क्लेम करेंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट रूलर्स है, जो टेरिटोरियल रूलर्स हैं, ये जो लॉयलिस्ट्स हैं जिनको बालाजी विश्वनाथ ने क्रिएट किया, ये एक तरह से मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। और दूसरी ये अपनी अपनी टेरिटोरीज को भी एक्सपेंड करेंगे और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाएंगे। इसका परिणाम जो काफी आगे जा करके हमें दिखता है, अभी तुरंत तो नहीं दिखता है लेकिन आगे जा करके दिखता है, कि इट लेड टू द फैक्शनलिज्म इन मराठा एम्पायर। इट लेड टू द फैक्शनलिज्म इन द मराठा एम्पायर। तो जो कॉन्फिडरेसी की हमने बात की थी यहाँ पे, जो तीन पार्ट में हमने मराठा की हिस्ट्री को कहा था, मैंने आपको कहा था कि मराठा की हिस्ट्री को तीन पार्ट में हमें पढ़ने की जरूरत है। तो 1761 के बाद एंग्लो मराठा वार तक ये जो कॉन्फिडरेसी की रूल हमें देखने को मिलती है, जो कि हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ही एग्जाम्पल है। तो यही कॉन्फिडरेसी आगे चल करके 1761 में जब मराठास की डिफीट हो जाएगी पानीपत की लड़ाई में, और उसके बाद पेशवा की डेथ हो जाती है, उसके बाद मराठास की कॉन्फिडरेसी स्ट्रांग होने लगती है, और ये जो है मराठा एम्पायर को फैक्शंस में बांटने लग जाती है। मराठा एम्पायर छोटे टुकड़ों में बट जाती है, फैक्शंस में बट जाती है, विच इंडिपेंडेंट कॉन्फिडरेसीज एस्टेब्लिशिंग ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एंड trying to expand their territories at the cost of other confederacy, other constituents. So it led to factionalism, but factionalism आगे चल करके हो गए। अभी इस सरंजामी सिस्टम से मराठा एम्पायर के हित के लिए काम करने वाले कुछ लॉयलिस्ट्स यहाँ पे अस्तित्व में आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। और जो आगे चल करके बाजीराव के समय और फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव के समय मराठा एम्पायर को एक पैन इंडिया एम्पायर में तब्दील कर देंगे। तो ये इनोवेशन, ये रिफॉर्म बालाजी विश्वनाथ ने की। अब बालाजी विश्वनाथ
1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव को पेशवा बनाया जाता है। बाजीराव एक महान योद्धा साबित हुए आगे चल करके, पर शुरुआत से ही उनमें जो बौद्धिक और सैनिक निपुणता थी, वो शुरुआत से ही उनमें देखने को शुरुआत से ही देखने को मिल। जो आपने एक मूवी देखी थी बाजीराव मस्तानी, अगर आपने देखा होगा, तो जो बिगनिंग है, शुरुआती जो सीन है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब पेशवा बनने से पहले इनकी एक वो होती, इंटेलिजेंस की परीक्षा होती है। तो फिल्म में तो ये एक सिंबॉलिक दिखाई गई थी। तो कहने का मतलब है कि अ, बाजीराव शुरू से ही मेंटली इंटेलिजेंट भी थे, और उनमें एक एक मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शुरू से ही उनमें थी, बहुत ही यंग एज से भी। 20 साल तक उन्होंने पेशवा की गद्दी संभाली, और मराठा के एक्सपेंशन की शुरुआत की। बाजीराव ही पहले पेशवा थे जिन्होंने मुगल कोर्ट की कमजोरी का अनुमान लगाया, और कहा कि ये सही समय है कि दिल्ली पे हमला किया जाए, दिल्ली पे इन्वेड किया जाए। और एक बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है कि अगर हम पेड़ अभी ये जो सही समय है कि हम पेड़ को जड़ पे ही हमला करें, और जो डालियां हैं वो अपने आप बिखर जाएंगी। तो अपनी एक्सपेंशन के क्रम में इन्होंने एक हिंदू पद पातशाही का इन्होंने कैंपेन दिया, नारा दिया, और जितने भी हिंदू स्टेट्स थे, किंगडम्स थे, उन सबको इन्होंने संगठित किया, और काफी हद तक सफल रहे, काफी हद तक सफल। लेकिन इस क्रम में क्या हुआ कि जो मुस्लिम स्टेट्स थे, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो वो नॉर्थ इंडिया में जो ये हिंदू पद पातशाही का नारा दिया, और ये एक हिंदू किंगडम्स की इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस की जो योजना बनाई हुई थी, जो काफी हद तक सफल भी रही, कम से कम बाजीराव के समय तो ये सफल रही। तो उसने मुस्लिम किंगडम्स को एंटेगोनाइज कर दिया एक तरह से। यही एंटेगोनाइजेशन आगे चल करके हम देखेंगे, जब पानीपत की लड़ाई होती है 1761 में। तो मुस्लिम स्टेट्स एक साथ इकट्ठे होकर के अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर हिंदू किंगडम्स ने बाजीराव को क्यों नहीं सपोर्ट किया, यानी कि पेशवा को, मराठाओं को क्यों नहीं सपोर्ट किया। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब हम बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड में पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझो कि जो बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही का नारा दिया, उसने हिंदू किंगडम्स को, जितने भी हिंदू किंगडम्स थे नॉर्थ इंडिया में खास करके, उन सबको, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में और दक्कन में, उन सबको इन्होंने एक बैनर के नीचे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। तो बाजीराव फर्स्ट, इसके टाइम पीरियड 1720 से 1740। ही वॉज ए ग्रेट सोल्जर, अ ग्रेट स्टेट्समैन, एंड अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर, ग्रेट एम्पायर बिल्डर। ही वॉज द फर्स्ट टू visualize, or he was the first to dream about a pan Indian Maratha empire। आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को भी अपने नोट में लिख सकते हैं। ही वॉज द फर्स्ट मराठा, और ही वॉज द फर्स्ट पेशवा और द फर्स्ट मराठा टू विजुअलाइज अ पैन इंडिया मराठा एम्पायर। और इस चीज को उन्होंने प्रूव भी किया जब 1737 में ये दिल्ली मार्च कर गए और दिल्ली में दाखिल हो गए। 1737 में दिल्ली में दाखिल हो गए।
पर इससे पहले इन्होंने गुजरात पे कैंपेन किया, मालवा में इन्होंने कैंपेन किया, मालवा से इन्होंने चौथ प्राप्त कर ली। अब मालवा को एक स्ट्रेटजिकली ये देख रहे थे, क्योंकि दक्कन में आने के लिए मालवा एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जहां से बार बार मुगल्स लॉन्च करते थे, अपनी मिलिट्री को लॉन्च करते थे। तो मालवा एक इम्पोर्टेंट सेंटर थे मुगलों के लिए, और ये दक्कन में मराठाओं के लिए, मराठों के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बना हुआ था। तो मालवा के रीजन को इन्होंने कैंपेन किया, मालवा पे कैंपेन किया। इसी क्रम में ये अवध तक चले गए। इनकी जो जो कॉन्फिडरेसी थी आगे चल करके, जो होलकार्स और ये भोसलेज, तो इनकी आर्मीज अवध तक चली गई। हालांकि अवध में इस समय सादत खान थे, तो सादत खान ने जम के मुकाबला किया और अवध से इनको मतलब रिट्रीट होने के लिए मजबूर कर दिया। और बढ़ा चढ़ा कर जो रिपोर्ट है इन्होंने मुगल दरबार में दिल्ली में पेश की। ये जो बढ़ा चढ़ा के पेश किए थे, इसी चीज को गलत साबित करने के लिए बाजीराव बाजीराव ने खुद ही दिल्ली कैंपेन किया, और दिल्ली में वो दाखिला हो गए 1937 में। और इन्होंने दिखा दिया कि मुगल वाकई कमजोर हो चुके हैं, वो कुछ भी करने के हालत में नहीं। इस दौरान हैदराबाद के निजाम के साथ इनकी दो बार लड़ाई हुई। एक तो सबसे पहले 1728 में ही लड़ाई हुई थी। 1728 में ही लड़ाई हुई थी, पालखेड़ में, बैटल ऑफ पालखेड़, जिसमें निजामुल मुल्क ने, जब ये गुजरात कैंपेन में थे, बालाजी बाजीराव, सॉरी, बाजीराव फर्स्ट गुजरात कैंपेन में थे, तो उसी समय निजामुल मुल्क ने कोल्हापुर की जो ब्रांच थी, जो संभाजी सेकेंड थी, तो संभाजी सेकेंड और राजेश भाई को इन्होंने उस पार्टी को बैक किया और एक संयुक्त आर्मी लेकर के पुणे तक दाखिल हो गए। और ये इस उम्मीद में थे कि बाजीराव जब लौट के आएगा पुणे बचाने के लिए, तो ये बाजीराव का भी काम तमाम कर देंगे। पर बाजीराव एक बड़े स्टेट्समैन थे, एक बड़े विजनरी थे। तो ये पुणे आने के बदले इन्होंने बुरहानपुर पर हमला कर दिया। अब बुरहानपुर निजाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटोरी थी। तो बुरहानपुर को बचाने के लिए इनको वापस जाना पड़ा। और ये जब वापस गए बुरहानपुर को बचाने के लिए निजाम, तो इन्होंने बाजीराव ने निजाम के सप्लाई लाइन को काट दिया। और सप्लाई लाइन को काटा तो जो एक फूड सप्लाई होती है और रीइंफोर्समेंट होती है, तो वो निजाम तक नहीं पहुंच सकती थी। और एक कुछ लंबे सीज के बाद एक लंबी कैंपिंग हुई, जिसके बाद पालखेड़ में फाइनली दोनों आर्मीज में लड़ाई हुई और फिर आगे चल करके समझौता हुए। तो जिसमें निजाम ने मराठाओं के जो दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी थे, उसके राइट को एक्सेप्ट किया। अब चूंकि ये निजामुल मुल्क थे, ऑलरेडी दक्कन की जो 6 मुगल प्रोविंसेस थे उसके वायसराय ये पहले भी थे, 1712-13 में भी बने थे और 1719-20 में भी बने थे। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि इनके रहते दक्कन के 6 प्रोविंसेस से चौथ और सरदेश मुखी मराठा को मिले। इसलिए इन्होंने कोशिश की मराठाओं को दबाने की, मराठाओं को कुचलने की। तो जिसकी कोशिश इन्होंने एक बार 1727-28 में की। और जब दिल्ली कैंपेन हो रही थी, नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन हो रही थी, इसी क्रम में भोपाल के पास एक बार फिर से बाजीराव और निजामुल मुल्क में भिड़ंत हुई। और बैटल ऑफ भोपाल जिसको कहते हैं, तो उस बैटल ऑफ भोपाल में एक बार फिर से बाजीराव की जो अ, मतलब जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो थी मोबिलिटी, एक फास्ट मोबिलिटी, क्विक मोबिलिटी। और ये क्या करते, सप्लाई लाइन को ही डिटैच करते थे, काटते थे अपने एनिमी की। तो बाजीराव ने एक बार फिर से उसी जो रणनीति थी उनकी, तो उसी रणनीति के तहत उन्होंने भोपाल में भी
निजामुल मुल्क को हराया। और निजामुल मुल्क को हराने के बाद गुजरात और मालवा से चौथ कलेक्ट करने का जो राइट है वो राइट मराठाओं को मिल गया। एक कैंपेन आप बहुत इंटरेस्टिंग सुनेंगे बुंदेलखंड की भी। अब बुंदेलखंड एक राजपूत क्लैन यहाँ पे रूल करते थे, बुंदेलाज। तो यहाँ पे एक जो वही बाजीराव मस्तानी मूवी में जो मस्तानी आप देखते हैं, तो मस्तानी कहाँ पे इनको मिलती है? ये बुंदेलखंड में ही मिलती है। तो बुंदेलखंड के राजा थे छत्रसाल, उसी छत्रसाल की बेटी थी मस्तानी। तो बुंदेलखंड कैंपेन करने जाते हैं, तो बुंदेलखंड को दिक्कत थी क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा से इंडिपेंडेंट रही। इस पे कभी अकबर के समय में एक बार मराठा की रूल स्टेब्लिश हुई, लेकिन फिर बुंदेलखंड ने रिटालिएट किया और इंडिपेंडेंट हुई। तो ये कभी मुगल जब बुंदेलखंड पे कैंपेन करते थे, तो जो कि बड़ी पावर थी, और बुंदेलखंड के पास एक ही प्रिविलेज थी कि ये इनके पास ज्योग्राफी थी। ज्योग्राफी मतलब इनकी जो टेरेन थी, इनकी जो बाउंड्रीज थी, वो ज्योग्राफी की मदद से पहाड़ पठार वगैरह हैं, तो उनकी वजह से सिक्योर रहती थी। पर ये किंगडम बहुत छोटी थी, तो मुगल का ये प्रतिरोध बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती थी, और जब भी कोई बड़ी सेना आएगी तो इनको हमेशा दबा दी जाती थी। तो इस तरह से कभी बुंदेलखंड मुगल का पार्ट रहे, कभी बुंदेलखंड मुगल से अलग रहे। तो इधर जब मुगल बार बार इस पे अटैक करते थे, हमला करते थे, तो बुंदेलखंड ने, अब चूंकि इधर हिंदू पद पातशाही का भी नारा दिया था, तो वो नारा देने का सिर्फ मतलब ये नहीं कि उनको मोबिलाइज करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको एकत्रित करेंगे, बल्कि हिंदू किंगडम्स को प्रोटेक्शन भी देंगे। तो इसलिए बुंदेलखंड के जो राजा थे छत्रसाल, उन्होंने बाजीराव को पैगाम भेजा, मदद मांगी, और बाजीराव ने कैंपेन की, पर्सनली इन्होंने कैंपेन की, बुंदेलखंड गए, वहां पे मुगल को भगाया, और राज्य बुंदेलखंड को वापस सौंप दिया गया। हालांकि बुंदेलखंड में इन्होंने कोई रूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की, ना ही उनसे कोई चौथ वगैरह इनसे कलेक्ट की। हाँ, बदले में थोड़ी बहुत गिफ्ट मिली, और इनको एक मैरिज, इनकी जो मस्तानी थी, बेटी थी, तो मस्तानी से बाजीराव का विवाह हो गया। तो बुंदेलखंड भी मराठाओं के इन्फ्लुएंस में आ गए इसके बाद। तो बाजीराव की कैंपेन, नॉर्थ इंडिया में कैंपेन एक एम्पायर बिल्डिंग के पॉइंट से हुए, लेकिन इन्होंने, इनकी दिक्कत क्या हुई कि इन्होंने कभी डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश नहीं किया, डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश नहीं किया। 1740 तक बाजीराव ने लगभग 40 लड़ाइयां लड़ी, और सभी लड़ाइयां जीती। ऐसा रेयरली ही होता है, और हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा रूलर होगा या ऐसा कोई वॉरियर होगा, कोई योद्धा होगा, कोई मिलिट्री जनरल कमांडर होगा जिसने 40 लड़ाइयां लड़ी और एक भी ना हारा हो। हाँ, बिल्कुल पहली लड़ाई जो इन्होंने लड़ी थी, तो वो मराठाओं की लड़ाई नहीं थी जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये मराठाओं की लड़ाई नहीं थी। जब मराठाओं की लड़ाई होती है, जिन्होंने जो पेशवा लड़े, बाजीराव खुद लड़े, तो उसमें उन्होंने कोई भी लड़ाई हारी नहीं। तो ये भी अपने आप में एक विलक्षण चीज है, डिस्टिंक्टिव, ये किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक है। 1740 में बाजीराव फर्स्ट की डेथ हो जाती है, जिसके बाद बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। बालाजी बाजीराव की जो रूल है, पेशवाशिप है, ये काफी इंटरेस्टिंग फेज है मराठाओं की हिस्ट्री की, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्योंकि इसी रूल के अंतर्गत मराठा ना सिर्फ पैन इंडियन एम्पायर बनते हैं, और इनकी टेरिटोरीज कटक से अटक तक रहती है,
और कहा जाता है कि पहली बार मराठाओं के घोड़ों ने सिंधु नदी का पानी पिया, इंडस का पानी पिया। कहने का मतलब है कि इंडस रिवर तक मराठाओं का झंडा, मराठाओं का परचम लहरा रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य ये भी है कि बालाजी बाजीराव का ही रूल है। जब मराठाओं के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भयानक लड़ाई लड़ी गई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अफगान अहमद शाह अब्दाली की जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान ताकत थी, और इधर बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में, हालांकि बालाजी बाजीराव खुद युद्ध करने नहीं गए थे, उन्होंने अपने बेटे विश्वास राव और अपने चचेरे भाई सदाशिव राव को युद्ध के लिए भेजा था। और काफी भयानक युद्ध थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, और यहाँ पे मराठाओं को काफी हार का सामना करना पड़ा था। एक हिस्टोरियन है जादूनाथ सरकार, वो कहते हैं कि ऐसा कोई महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिसने अपने परिजनों के मौत का मातम ना मनाया। तो बालाजी बाजीराव की जो रूल है, पेशवाशिप है, और उसमें जो मराठा की फर्दर एक्सपेंशन होती है और मराठा की फिर डिक्लाइन होती है, तो उन उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तो आई होप कि ये आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी, ये क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास आती है, तब तक आप इस चीज़ से जो भी, ये वीडियो को जो भी देखते हैं और इससे जो भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है @UC_2303, इस टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी क्रॉनिकल्स के नाम से आपको एक चैनल मिलेगी। तो उस चैनल पे आप इस पे ज्वाइन हो जाना, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप इस चैनल के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई, वो चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।